वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़ करके आप यूपीएससी कैसे क्रैक करें, कैसे क्वालिफाई करें, इसका फंडा बताया जाता है, न कि आपके दिमाग में नॉलेज का काफ़ी भंडार भरने का प्रयास किया जाता है। नॉलेज तो आपके पास बहुत है और इतना है कि आप 4 घंटे से ज़्यादा लगातार बोल भी सकते हैं, लेकिन उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में उतनी नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादा नॉलेज होने से होता क्या है कि आप अपनी विद्वता का प्रदर्शन उस क्वेश्चन में करने लगते हैं, यद्यपि वो पूछा ही नहीं है, और आप खुश हो जाते हैं कि साहब हमने तो बहुत अच्छा लिख दिया है। अरे भाई, वो पूछ रहा था क्या आपने बहुत अच्छा लिख दिया, लेकिन वो प्रसंग उस क्वेश्चन से सहसंबंधित ही नहीं है। यही दिक्कत है कि आपके साथ आप लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते। वो पूछता है आम का पेड़, आप जो है आम के पेड़ के साथ साथ जो पूरा उसका जो पूरा कैरेक्टर है, स्ट्रक्चर है, उसकी एटिमोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, जो कहिए वो आप सब लिख देते हैं और वर्ड लिमिट भी क्रॉस करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन को पहले समझिए, वो पूछ क्या रहा है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे कि वो पूछ क्या रहा है, तब आप उसका आंसर सही से लिख पाएंगे। अदरवाइज आप जो है वो सारी विद्वता, सारा ज्ञान जो है आप उस पर लिख डालिएगा और उससे फायदा कुछ नहीं होगा। पूछ रहा है कुछ, लिख रहे हैं कुछ, जो आप लिखें वो सब सही लिखें, लेकिन वो क्वेश्चन से कोरिलेट नहीं गए, ये दिक्कत होती है। तो आपको मैं बताता हूं आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। बैठ जाइए गुप्ता जी आप भी। भारतीय राजनीति में जैसे पहला पहला सवाल देखिए, यथार्थवादी उपागमों से ऐसा लगता है कि संसद का कार्यपालिका पर कोई प्रभावी रेगुलेटर नहीं है, यद्यपि न्यायपालिका का है। तो ये कह रहा है कि with a perspective of realistic approach, it seems that Sansad, it seems that Parliament does not have any control over executive, although judiciary does have। मतलब क्या है कि ये कहना चाह रहा है सीधा सीधा कि जो संसद है, इस संसद पे, संसद का कार्यपालिका पे, संसद का मतलब हो गया व्यवस्थापिका, और जो इसका मंत्री परिषद है वो हो गया कार्यपालिका, और तीसरा होती है बाहर जो न्यायपालिका। तो ये कह रहा है कि संसद जो है, व्यवस्थापिका जो है, जिस पर 545 मेंबर हैं, 543 प्लस 2, इनका जो है ये कार्यपालिका, जो मंत्री परिषद है उसको बोलेंगे राजनीतिक कार्यपालिका। इस मंत्री परिषद पे इस संसद यानी व्यवस्थापिका का कोई प्रभावी इफेक्टिव रेगुलेटर नहीं है, कंट्रोल नहीं है। इफेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, जब इफेक्टिव कहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो कंट्रोल है। अब आप क्या करेंगे, वो प्रभावी शब्द को भूल जाएंगे या टोटल लिख देंगे कि कोई कंट्रोल ही नहीं है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावी, इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव रेगुलेटर नहीं है, मतलब जो कुछ वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा करने की जरूरत है ना। तो ये उसका सेंस ये निकला। तो आप इस शब्द को ध्यान दीजिए। यद्यपि न्यायपालिका का है, न्यायपालिका तमाम तरीके से कंट्रोल करती है, उसके कानून बनाए हुए विधि को संविधान की मूल भावना के विपरीत देखती है तो उस पर आपत्ति करती है वगैरह वगैरह। उदाहरण के साथ विवेचना करने को कह रहा है, तो आपको एक दो एग्जाम्पल भी इसमें कोट करना पड़ेगा जहां पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के ऊपर संसद का या व्यवस्थापिका का, दोनों एक ही बात है, का विनियामक, प्रभावी विनियामक, इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है। तो ये इसमें देखिए ये सब चीजें छिपी हुई है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक अप्रोच में आप देखिए तो वाकई आज की डेट में कार्यपालिका पर संसद का प्रभावी नहीं है, लेकिन शिथिल है। क्यों? उसका रीजन क्या है कि एक तो सरकार जो है पूर्णतः मेजोरिटी में है, तो सदन में जो बाकी लोग हैं विपक्षी, वो कमजोर है क्योंकि विपक्ष है ही नहीं एक ऑलमोस्ट। और दूसरा, मंत्री परिषद जो है काफी हद तक
इंक्लाइंड है, एक तरफ झुकी हुई है, तो बाकी लोगों का महत्व कम हो जाता है। तो आपको इस तरीके से इसका जवाब देना पड़ेगा। और मैंने सिर्फ ये बताया कि क्वेश्चन को ठीक से समझना कैसे जरूरी है और उसमें क्या क्या चीजें छिपी हुई है। अगर आप वो सब चीज समझ लेंगे, पकड़ लेंगे, तो आप सही दिशा में लिखेंगे, नहीं तो फिर समुद्र में मोती तलाशते तलाशते कुछ का कुछ लिख देंगे। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल कह रहा है कि भारतीय राजनीति में सांसदों या विधायकों की भूमिका मात्र प्रतीकात्मक ही परिलक्षित हो रही है। ये देखिए, प्रतीकात्मक मतलब सिंबॉलिक, जो एक चिंता का विषय है, सदन के कार्यकलापों को रेखांकित करते हुए विवेचना करें। ये कह रहा है कि द रोल ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए इज रिफ्लेक्टिंग just as a symbol. The role of MP and MLA are reflecting in a symbolic manner. This is the concern of grave concern of democracy, जो एक चिंता का विषय है। उसी के बाद कह रहा है कि सदन के कार्यकलापों को रेखांकित करते विवेचना करिए। अब इसमें छुपा क्या है कि एक तो इसने पकड़ लिया पॉलिटिक्स में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए, माने राज्य की विधान सभा और भारत की संसद दोनों की बात कर रहा है। वहां पे जो एमपी एमएलए है उनका कोई जो है रोल बहुत इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ सिंबॉलिक दिखती है, जो एक चिंता का विषय है। हालत यह है कि सदन से जो विधि बनने के लिए किसी कमेटी को दी जाती है, वो कमेटी बहुत इफेक्टिव काम नहीं कर रही है, और अगर कर भी रही है तो वो मंत्री परिषद के द्वारा सप्रेस कर दी जा रही है कि नहीं नहीं आप, मतलब स्थिति ये कहिए कि स्थिति ये है कि उनका प्रभावी इफेक्टिव इनपुट उसमें नहीं है, जो एक चिंता का विषय है। और ऐसे दो चार आप जो हैं बिल जो सदन में आया, बाद में उनको रेफर किया गया समितियों को, उसको कोट करते हुए न्यूज में तमाम रहता है, और न्यूज को यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तीसरा है कि सिविल एवं राजनीतिक कार्यपालिका के बीच संबंध ब्रिज की तरह होना चाहिए, पुल की तरह, है ना। रिलेशन बिटवीन सिविल एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव शुड बी लाइक ब्रिज, शुड बी लाइक ब्रिज, पुल की तरह हो, which should be accountable, जवाबदेह हो, टुवर्ड्स पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर और व्यवस्थापिका। तो सिविल एवं राजनीतिक कार्यपालिका कौन है? सिविल एवं राजनीतिक कार्यपालिका। तो सिविल कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी आईएएस आईपीएस, ब्यूरोक्रेसी हो गई सिविल एग्जीक्यूटिव, और मंत्री परिषद हो गया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राजनीतिक कार्यपालिका। तो ये कह रहा है कि राजनीतिक कार्यपालिका तो बेसिकली जो है कानून बनाती है और सिविल एग्जीक्यूटिव उसको लागू करती है। तो दोनों के बीच संबंध जो है ब्रिजिंग होना चाहिए। होता क्या है कि राजनीतिक कार्यपालिका कुछ कहती है, इम्प्लीमेंटेशन ये कुछ और कर देता है, या ये कुछ गलत दबाव देता है, फिर ये रिएक्ट करता है, तो टसल शुरू हो जाता है, कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो रिलेशन जो है ब्रिजिंग होना चाहिए, पुल की तरह होना चाहिए, जो संसद के प्रति जवाबदेही के सिद्धांत पर काम करे, परंतु ऐसा नहीं है, बिकॉज नॉन परफॉर्मेंस के लिए कोई दंड नहीं है और परफॉर्मर के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। मतलब क्या है कि देयर इज नो एनी इंसेंटिव फॉर गुड परफॉर्मर, गुड एग्जीक्यूटर ऑफ द सिस्टम, एंड देयर इज नो एनी सीवियर पेनल्टी, सॉलिड पनिशमेंट सिस्टम फॉर द नॉन एग्जीक्यूटर। तो ब्यूरोक्रेसी में क्या है कि अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं और कभी गलती से फंस गए किसी पॉलिसी, किसी कानून के उल्लंघन के उसमें, तो विजिलेंस केस झेलिए बैठ करके। तो आपको उस काम को करने के लिए एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं है। नॉन परफॉर्मर सोचता है कि अरे ठीक है पड़े रहने दो, मैं तो अपने टाइम पास करके चला ही जाऊंगा। तो नॉन परफॉर्मर का मतलब यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं, जो
काम को एग्जीक्यूट टाइम पे नहीं करते हैं वो हो गए नॉन परफॉर्मर, और वो लोग हो गए परफॉर्मर जो सही समय पे फाइलों का निस्तारण करते हैं डिस्पाइट ऑफ दैट कि उनको कोई अलग से वेतन या तनख्वाह या इंसेंटिव नहीं है। तो ये दिक्कत इसीलिए है क्योंकि नॉन परफॉर्मर परफॉर्मर के बीच कोई जो है डिमार्केशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, तो इसीलिए उसका असर जो है सिविल और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बीच के संबंधों पे जो है पड़ता है। तो आपको ये चीज़ों को कनेक्ट करके तब आपको जवाब लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है, इसमें जो छुपे हुए तथ्य है वो मैंने आपको हाईलाइट करके बताया कि उसमें क्या चीज़ छुपी हुई है और आप कैसे उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस आंसर राइटिंग की क्लास को ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप प्रीसा आईएएस से जुड़िए ऑनलाइन या ऑफलाइन और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। अगले सवाल के लिए आपको हमारे प्रीसा आईएएस ऐप पे आना होगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।